नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर दिल्ली में जारी सियासी घमासान से जुड़ी है, जिसमें राजनीतिक दल एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं और इसी बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। पोस्टर वॉर का खूब सहारा इस दौरान लिया जा रहा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर बीजेपी से पूछा है कि दिल्ली में आपका दूल्हा कौन है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने लिखा कि आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। यहां आपको बता दें कि आप और बीजेपी के बीच ये कोई पहला पोस्टर वॉर नहीं है। इससे पहले भी दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ कई पोस्टर्स जारी कर चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर रेलवे के विस्तार से जुड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चेरालपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी बताएंगे। तीसरी खबर एक खतरनाक वायरस को लेकर है, जिसकी आहट से स्वास्थ्य महकमे की परेशानियां बढ़ सकती है। चिंता की बात यह भी कि चीन से भारत पहुंचे इस वायरस के अब तक 3 केस सामने भी आ चुके हैं। आपको आगे हम अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे इस खतरनाक वायरस का नाम क्या है, इसके लक्षण क्या है, किस उम्र के लिए यह वायरस कितना खतरनाक, और इससे बचाव के लिए सरकार ने क्या उठाए हैं कदम। इसके बाद खबर पंजाब से होगी, जहां बीजेपी के सीनियर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात दिल्ली में हुई और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम पंजाब में जारी किसानों का आंदोलन बताया जा रहा है, जिसे लेकर यह बैठक हुई है। हमारी पांचवी खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से जुड़ी है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। खासकर लोहारू में छात्रा के सुसाइड केस को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या कुछ कहा है, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे लोहारू केस इस वक्त खड़ा कहां पर है। तो कहीं मत जाइए, अगले आधे घंटे तक देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। तो चलिए शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव से करते हैं, जो आए दिन के साथ बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इसमें जुबानी जंग के साथ साथ एक दूसरे पर पोस्टर वॉर भी खूब किए जा रहे हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बीजेपी से पूछा गया कि दिल्ली में आपका दूल्हा कौन है। इसका सीधा मतलब यह कि आपका सीएम चेहरा कौन है। तो इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और लिखा कि आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। रिपोर्ट देखें। दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, किसी आपदा से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उबाल अपने चरम पर है। राजनीति दल एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं और इसमें चुनावी पोस्टर हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की ओर से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें बारात के एक घोड़े को दिखाया गया है, लेकिन इस घोड़े पर कोई बैठा नहीं है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आपने पूछा है कि बीजेपी वालों अपने दूल्हे का नाम तो बताओ। अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। आम आदमी पार्टी से इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और एक्स पर जारी अपने पोस्टर में लिखा, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी।
इससे पहले 4 जनवरी को बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था, जिसके कैप्शन में लिखा है, राजा बाबू को आम आदमी बनकर ठगा, खुद शीश महल बनाकर दिल्ली वालों को दिया दगा। आप और बीजेपी ने एक दूसरे को पोस्टर के जरिए घेरा था। इसमें आपकी ओर से अमित शाह को लापता दूल्हा बताया गया, तो बीजेपी ने आपको आपदा बताया था। इसी तरह 2 जनवरी को बीजेपी ने केजरीवाल की तस्वीर के साथ एक पोस्टर जारी किया था, जिस पर लिखा था, फर्जी वोटर से इश्क है। तो इसके जवाब में आपने केजरीवाल को अब तक के महानतम नेता बताते हुए पलटवार किया था। इसी तरह 31 दिसंबर को बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए पोस्टर जारी किया था। दिल्ली के इस चुनावी दंगल में जुबानी जंग भी तेज है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है। दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है, एक ही आवाज गूंज रही है, और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन आरोपों पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया और इसे दिल्ली की जनता के अपमान से जोड़ दिया। हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने 2 साल के लिए रोक लिए, जब दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे इन्होंने 2 साल के रोक लिए, तब हमने संघर्ष करके दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें क्लियर कराई। लेकिन आज का ये उद्घाटन जो है, ये इस बात का सबसे बड़ा सिंबल है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपके काम नहीं रुकने देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल अपनी सफाई में चाहे जो कुछ कहे, लेकिन इस चुनाव में शीश महल का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष इसे लेकर आम लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, दिल्ली की जनता के बीच में जा रहा है ये मॉडल। ऐसे मॉडल हमारे दिल्ली की जनता देख रही है और ये दिल्ली की जनता को ये दिखाने के लिए जो अरविंद केजरीवाल ईमानदार और बड़ा मासूम लगने का दावा करता था, कैसे उसने चोरी और भ्रष्टाचार करके अपनी अय्याशी के लिए ये शीश महल बनाया है। ये भ्रष्टाचार का म्यूजियम है। जब दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे को लूट के बनाया गया, इसका हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। सुविधाएं ऐसी है, ये एक छोटा प्लॉट होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ बड़ा करना था तो उन्होंने साथ के 3 प्लॉट और थे जहाँ जजेस, IAS अफसर, IPS अफसर रहते थे, उन सबके मकान तोड़वा दिए गए। उन सब का एरिया इकट्ठा करके इसको बनाया गया। रातों रात पेड़ काटे गए इसमें और फिर ये आलीशान बंगला तैयार किया गया। इसमें अंदर एक मिनी बार है,
कुछ सोना और जाकूसी नाम की कुछ बात हैं, स्विमिंग पूल भी है, अंदर 16 टीवी लगे हुए हैं, एक 1000 लीटर के 2 फ्रिज हैं, कुछ बॉस के स्पीकर लगे हुए हैं, कुछ माइक्रो ओवन्स हैं, आलीशान और कालीन है, वियतनाम से 8 करोड़ का पत्थर आया है, कुछ पर्दे लगे हैं जिनकी कीमत 10-10, 12-12 लाख रुपए का एक पर्दा है, ऐसे 36 पर्दे इसमें लगे हुए हैं। तो करोड़ों रुपए की अय्याशी का सामान एक इसमें वो भी है, जिम भी है इसमें, और आर्टिफिशियल फानूस लगे हुए हैं। तो इसमें करोड़ों रुपए का इसमें सामान लगाया गया है। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जब अपनी इन्वेंट्री जारी की सीएजी रिपोर्ट के बाद 2022 के बाद 23 और 24 की सीएजी रिपोर्ट अभी आनी है, तो पीडब्ल्यूडी ने अपनी इन्वेंट्री में जितना सामान बताया है उसमें साथ ये भी लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के इस सामानों में जो वहाँ से बरामद हुए हैं उसमें सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि वो सोने की परत वाले टॉयलेट सीट्स और ये मार्बल के पत्थर, ये पर्दे, ये सारा इक्विपमेंट, ये पैसा कहाँ से आया? तो ये 33 करोड़ 71 लाख का खेल नहीं है, ये लगभग 75 से 80 करोड़ का सामान है। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में राजनीतिक पारा बेहद हाई है, जिसमें बीजेपी पूरी ताकत के साथ केजरीवाल को घेरने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब आज जम्मू कश्मीर और तेलंगाना को मिली सौगातों की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चेरालपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन के उद्घाटन किया है। इस दौरान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा है और क्या है खास बातें, आज के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की देखें जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और कार्यक्रम की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशंस का फाउंडेशन एक साथ किया था। आज एक एक करके सभी स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कंप्लीट होने लगा है और हैदराबाद सिकंदराबाद में स्थित चरलापल्ली टर्मिनल से शहर डिकंजेस्ट होगा, नई सर्विसेज आरंभ होगी और इस सुंदर अत्याधुनिक स्टेशन से नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और इन परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकास की बात कही। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जयंती का भी जिक्र किया और देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू रेलवे डिवीजन के वर्चुअल उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकास की बात कही। और ये भी हम ना भूलें कि पहली बार इसी स्थान पर, इसी रेल स्टेशन पर
पहली रेलगाड़ी आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व सन 1972 में आई थी। उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा 50 वर्ष का। सरकारें आई गईं, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। शायद उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थीं, शायद इस क्षेत्र का विकास हो, उनको इसकी प्राथमिकता न थी। शायद वो ये भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर घाटी रेल के माध्यम से बाकी हिंदुस्तान से जुड़ करके मुख्यधारा का हिस्सा बने। मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद एक क्रांति लाई रेल के क्षेत्र में। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर 60-70 साल तक भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से अलग था, जो धीरे धीरे रेलवे की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, जिससे अब जम्मू कश्मीर लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात उस वायरस की करते हैं जिसे लेकर भारत समेत दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। चीन में फैले वायरस HMPV का भारत में तीसरा केस मिला, यानी कुल 3 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। क्या है वायरस, क्या है इसके लक्षण और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के सदमे को पूरी दुनिया अभी भूल भी नहीं पाई थी कि एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। और ये वायरस भी कहा जा रहा है कि चीन से निकलकर पूरी दुनिया भर के लोगों को डरा सकता है। दरअसल चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV का हमारे देश भारत में भी तीसरा केस मिल गया है। ताजा मामला अहमदाबाद से सामने आया है, जहां सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV का संक्रमण मिला है। इससे पहले सोमवार ही सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। पहला मामला कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा संक्रमित, दूसरा मामला कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची संक्रमित, तीसरा मामला गुजरात में 2 महीने का बच्चा संक्रमित। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआती 5 दिन उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, जिसके बाद जांच में वायरस के संक्रमण का पता चला। मैं आपको आपके माध्यम से कहूंगा कि इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे या बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, आप सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं, तो मुंह और नाक को अगर ढक के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो। वहीं कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए थे, सरकारी लैब में जांच नहीं कराई गई थी। अब चलिए जान लेते हैं कि HMPV वायरस का प्रभाव कैसे पता चला। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा HMPV वायरस का असर देखने को मिला। संक्रमित मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण सामने आए। वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर ही हुआ। वायरस से 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में अब इसके लक्षण क्या हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं, जिससे कि आप सावधानी बरत सकें। कोरोना जैसे लक्षण: तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में परेशानी, फेफड़े में संक्रमण, नाक बंद होना, गले में घरघराहट। संपर्क में आने से यह वायरस तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि इस वायरस को खत्म करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है और ये बताया कि संक्रमित होने पर क्या करना चाहिए।
केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, HMPV वायरस से बचने के लिए क्या करें? खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी, बुखार और छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। संक्रमित होने पर घर पर रहें, दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक आहार लें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज जो कि कल 4 जनवरी को जारी हुई थी, उसके हिसाब से कर्नाटका में, बेंगलुरु में 2 केसेस HPMP वायरस के ICMR ने रूटीन सर्वेलेंस में पकड़े गए हैं। उनमें से एक है 3 महीने का बच्चा और दूसरा 8 महीने का बच्चा। जो 3 महीने का बच्चा है उसको निमोनिया सिम्टम्स थे और वो अब ठीक होके छुट्टी भी हो गया है। ये बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में ये बच्चा एडमिट था। दूसरा बच्चा भी सेम हॉस्पिटल में है और अभी वो रिकवरिंग फेज में है, ठीक हो रहा है वो बच्चा। सो HPMP वायरस जो है वो चाइना में प्रोविंस में फैला हुआ है। आपको बता दें कि HMPV वायरस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और पल पल की अपडेट ले रही है, जिससे संक्रमण को फैलने से पहले ही रोका जा सके। लिहाजा एहतियात के तौर पर ICMR HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या में भी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही पूरे साल HMPV के मामले पर भी नजर रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी खुद साझा की है और बताया है कि अमित शाह के साथ पंजाब के कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में पंजाब के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पोस्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि पंजाब में जारी किसानों का आंदोलन प्रमुख मुद्दा हो सकता है। दरअसल विभिन्न मांगों को लेकर पिछले करीब 1 साल से पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब 42 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बार बार देखने को मिल रही है। दूसरा अहम मुद्दा पार्टी प्रधान का हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, खुद को पार्टी की गतिविधियों से अलग कर लिया था। जबकि तीसरा मुद्दा आगामी विधानसभा हो सकता है, क्योंकि पंजाब के चुनाव में सिर्फ 2 साल बचे हैं। ऐसे में पंजाब में पार्टी को किस तरह मजबूती देनी है और आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच चर्चा की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश की राजनीति में क्या नया देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर है हरियाणा से, हरियाणा के लोहारू से। लोहारू में दरअसल एक छात्रा के सुसाइड केस ने खूब चर्चा बटोरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को इस मामले पर निशाने पर लिया। सीएम सैनी ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में कांग्रेस को राजनीति से बचना चाहिए। इस दौरान नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को भी यह भरोसा दिलाया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ये तस्वीर पंचकूला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहब की है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया
और गुरु के सामने माथा टेक कर प्रदेश की बेहतरी की कामना की। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है और लोहारू सुसाइड केस में सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी का कोई नेता न राजनीति इस मामले के ऊपर की है न करते हैं। इस मामले के ऊपर कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। ये वो मामला क्या है क्या नहीं है हमें मालूम नहीं है। हमने कहा भी था कि हमारी सरकार का ये पूर्ण रूप से एजेंडा है कि जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों के लिए चाहे ग्रेजुएट है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे प्राइवेट कॉलेज है, सभी कॉलेजों के अंदर बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय हमारी सरकार का है और वो निरंतर जारी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के उच्च नेताओं ने, उसमें रणदीप सुरजेवाला शामिल है, उसमें कुमारी शैलजा शामिल है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब शामिल हैं, जो ट्वीट करके देर नहीं करते, तुरंत ट्वीट के ऊपर ना तो जानकारी उपलब्ध करते हैं ना जानकारी उनको होती है। वो तो एकदम लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने पता नहीं किसको क्या उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। हमने स्पष्ट रूप से कहा है किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा और जो दोषी होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मामला गंभीर है। एक दलित बेटी ने वहां पर आत्महत्या की है, उसका सुसाइड नोट है, उसकी जांच चल रही है। जांच में अगर उसको बुलाया गया है तो उसको उसके बारे में सहयोग करना चाहिए, यह नहीं है उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि भरटिया साहब ने ही मीडिया के सामने कहा था कि हम सीबीआई जांच कराते हैं। भाई सीबीआई की भी जांच हो जाएगी, परंतु हमारी एजेंसियां भी है हरियाणा की, पहले वो एजेंसियां भी चेक करेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो सीबीआई की भी जांच करा देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु हमारी एजेंसियां हैं और वो एजेंसियां हमारी जांच करने में पूरा वो उन्होंने सहयोग करना चाहिए, उन एजेंसियों का हमारी वो करेंगी। परंतु इस प्रकार का झूठ का वातावरण नहीं फैलाना चाहिए। परंतु सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी, कोई किसी के उस दबाव में नहीं आएगी। जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि लोहारू में छात्रा के सुसाइड के बाद से राजनीति गर्म है, लेकिन इस बीच एसआईटी ने विधायक राजबीर फरटिया को 3 घंटे तक पूछताछ में शामिल किया। साथ ही कॉलेज प्रशासन को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में ऐसी संस्था है जो कि लड़कियों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाती है और आज उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है और मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो खेल है, और जो परिवार की अगर मैं बात करूं, वो पूरा परिवार मेरा एक घरेलू परिवार था, जो कि होली और दिवाली के ऊपर अगर सबसे पहला फोन आता था तो इसके दादा का आता था। आज उस परिवार के बीच में इतनी खाई पाड़ दी कि उनके चारों साइड जो यहाँ का पहले स्थानीय जो विधायक होता था, मंत्री भी होता था, जेपी दलाल, उसका सारा ये खेल है भाईचारे को तोड़ने में और भाईचारे के बीच में। मैं कहता हूं कि खाई पाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है, जो परिवार 50 साल से एक परिवार था, आज वो साथ नहीं बैठ सकता। ये सारी की सारी भूमिका उस जेपी दलाल की है। बहरहाल मामला गंभीर है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो हमने बताई आपको वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। बिग न्यूज बिग शो में ऐसे ही आते रहेंगे और वो तमाम खबरें आपको बताते रहेंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी। अभी के लिए दे इजाजत, नमस्कार।